हेलो, चलो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ विस्कोसिटी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। चलिए अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी सरफेस पे आपने पानी गिरा दिया। ठीक है, किसी सरफेस पे क्या किया आपने, पानी गिरा दिया। ठीक है, तो वो पानी स्टार्टिंग में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, और कुछ देर बाद आप देखोगे तो वो पानी कैसा हो गया, रेस्ट पे आ गया। कैसा आ जाता है, रेस्ट पे। आप कोई भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं, आपने किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि पानी पानी कैसा हो गया, रेस्ट पे आ गया। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड में किसी तरीके का इंटरनल फोर्स है जो कि उसके फ्लो का अपोज कर रहा है। फ्लूइड में किसी भी तरीके का इंटरनल फोर्स है जो उसके फ्लो का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें है पेंट। क्या उसमें, पेंट। आप इनिशियल पेंट को किसी भी स्टिक से आपने पेंट को क्या किया, मिक्स करना स्टार्ट किया। ठीक है, इनिशियली क्या होगा कि वो पेंट मिक्स, पहले तो जो भी फ्लूइड है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आप मिक्सिंग हटाओगे, मिक्सिंग बंद करोगे, ठीक है, जो भी फ्लूइड लेयर्स हैं, ठीक है, या जो फ्लूइड है पूरा का पूरा वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसको रेस्ट पे लाने के लिए आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो फ्लूइड लेयर्स रेस्ट पे आ गए। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो भी फ्लूइड लेयर का रेस्ट पे आना है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो फ्लूइड के किसी न किसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्लूइड के किसी न किसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगने वाला एक ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि उनके फ्लो का अपोज करता है, जो कि क्या करता है, उनके फ्लो का अपोज करता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस acting between fluid layers which opposes the flow। समझ में आ रहा है, जो क्या कर रहा है, फ्लो का अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो इसको क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लेते हैं इसी चीज को मैं थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है। ये क्या है, सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो फ्लूइड लेयर सरफेस के एकदम कांटेक्ट में होगा, जो फ्लूइड लेयर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो कांटेक्ट में होगा फ्लूइड लेयर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने मोमेंटम की वजह से, जो भी फ्लूइड लेयर का मोमेंटम होगा उसकी वजह से इस सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, और उसका मोमेंटम इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इसको लेके जा पाए। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे, जो लेयर इसके कांटेक्ट में होगा वो कैसा होगा, रेस्ट पे। जैसे जैसे ऊपर फ्लूइड, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं जो अगला उसके ठीक ऊपर लेयर होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा, उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जो सबसे ऊपर फ्लूइड लेयर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब कि अगर एक सरफेस पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो फ्री सरफेस होगा, उस फ्लूइड का जो फ्री सरफेस होगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो ठीक। अच्छा, अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पाइप है। क्या है, पाइप। ठीक है, अब इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, जो भी सरफेस के कांटेक्ट में फ्लूइड होंगे उनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम। धीरे धीरे उनसे दूर होने वाले जो भी लेयर्स होंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जो लेयर सेंटर में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब एक पॉइंट और सुन लो भाई। देखो, मान लो मान लो कि एक लिक्विड है। ठीक है, जिनके लेयर्स के बीच में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई हो रहा है।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लो एक लिक्विड है जिसके लेयर्स के बीच में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस लिक्विड को बोलेंगे हम आइडियल लिक्विड। क्या बोलेंगे हम उसको? आइडियल लिक्विड। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लिक्विड पॉसिबल है ही नहीं जिसके लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस अप्लाई न हो। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि विस्कोसिटी वहां पे प्रेजेंट न हो। बात समझ में आ रहा है? तो फिर से आप सुन लो कि जो भी आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स में विस्कोसिटी कितना होता है? 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिख लेते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स इज 0। कितना होता है? 0 होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब आइडियल फ्लूइड्स की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इतनी बात किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है भाई। ठीक, अब जो भी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को समझाने के लिए न्यूटन साहब ने अपना एक कंसेप्ट दिया था। बात समझ में आ रही है? न्यूटन साहब ने अपना एक कंसेप्ट दिया था, एक लॉ दिया था, जिसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। चलो बच्चा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि दो फ्लूइड लेयर्स हैं। समझ में आ रहा है? दो क्या है? फ्लूइड लेयर्स हैं। ठीक है, और ये फ्लूइड लेयर्स एक दूसरे से सर्टेन डी वाई डिस्टेंस पे हैं। कितने डिस्टेंस पे? डी वाई। वो डी वाई डिस्टेंस बहुत कम है, लगभग लगभग 0 है। इतना कम है कि ये दोनों फ्लूइड लेयर एक दूसरे पर मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये डी वाई डिस्टेंस इतना कम है कि ये दोनों के दोनों फ्लूइड लेयर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, ये जो नीचे वाला लेयर है ना, इसकी वेलोसिटी है v। ठीक, और ये जो ऊपर वाला लेयर है, इसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो नीचे वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी कितनी है? v प्लस dv। अब इन लेयर्स का जो जितना एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है, वो है a। a क्या है? एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी। ठीक है, तो a क्या है? एरिया of contact between the layers। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स। समझ में आ रहा है? ठीक, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूटन साहब ने ये समझाया कि भाई देखो, किन्हीं भी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, बेटा विस्कस फोर्स जो होगा ना, ठीक है, वो फ्लूइड के मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, और रेजिस्टेंस किधर लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या लग रहा है? एफ। अब उन्होंने समझाया कि ये जो रेजिस्टिव फोर्स एफ है या विस्कस फोर्स एफ है, ठीक है, ये विस्कस फोर्स एफ, ये विस्कस फोर्स एफ जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दोनों फ्लूइड्स का जितना एरिया कांटेक्ट में होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक और बात उन्होंने बताई, ठीक है, कि जो भी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ठीक है, लेयर्स का, जो भी लेयर्स के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा? वो भी फोर्स भी क्या होगा? उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि वर्टिकल हाइट के साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल हाइट के साथ किस तरीके से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल हाइट के साथ किस तरीके से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ एफ बी किसके प्रोपोर्शनल है? ए के, और एफ बी किसके प्रोपोर्शनल है? डीवी अपॉन डी वाई के। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को क्या करूं? कंबाइन करूं, तो एफ जो होगा, एफ बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई के। एफ बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई के। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट रख देते हैं एफ इक्वल्स टू
ये है ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई। इतनी बात समझ में आ रही है? यह जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा। भाई देखो, जो विस्कस फोर्स है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतने ज्यादा विस्कस फोर्स एक्टिव हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जितना जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतने ज्यादा विस्कस फोर्स या फिर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे ज्यादा हो सकता है? या तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों लेयर्स के बीच में सेपरेशन कम हो। अगर सेपरेशन बहुत कम होगा, ठीक है, तो फिर जो भी बॉन्ड होंगे लेयर्स के बीच में, जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो भी विस्कस फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर एरिया ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ जो होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा? ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई, जहां पे ईटा जो है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बात समझ में? अब हम देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें विस्कस फोर्स की, तो विस्कस फोर्स का क्या इक्वेशन मिला है? ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें क्या डिफाइन करना है? विस्कोसिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलो, ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां लिख सकते हैं एफ बाई ए और डिवाइडेड बाई डीवी अपॉन डी वाई। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अगर मैं मान लूं कि ए इक्वल टू है 1 मीटर स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर देखें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मीटर, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 1 सेकेंड इनवर्स। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। हमने क्या माना? यूनिट एरिया और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको ईटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ईटा की वैल्यू मिलेगी एफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट वाले लेयर्स के बीच में पर यूनिट एरिया पर लगने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस या विस्कस फोर्स, ये क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से सुनो, मैं ये समझा रहा कि यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट के लेयर्स के बीच में लगने वाला पर यूनिट एरिया पर विस्कस फोर्स क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, इट इज इट इज डिफाइंड एज द viscous force acting per unit area between the layers of unit velocity gradient। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ और बातें जान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में।
ठीक है, देखो इधर अगर हम इस इक्वेशन से जा रहे हैं तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं ईटा इक्वल्स टू एफ बाई ए डीवी अपॉन डी वाई। ठीक है, अच्छा एफ कैसा फोर्स है? एफ सरफेस के टेंजेंशियल लगने वाला फोर्स है, समझ में आ रहा है? तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? शियर स्ट्रेस। क्या होता है? शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, उसको शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ये होता है शियर स्ट्रेस और डिवाइडेड बाई डीवी अपॉन डी वाई क्या है? अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कि ये एक बॉडी है, समझ में आ रहा है? बॉटम लेयर क्या है? फिक्स है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? एल है। गैप कितना है? एल। ठीक है, अब मान लेते हैं जो अपर सरफेस है उस पर एफ फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अपर सरफेस क्या होगा? बॉटम सरफेस से रिस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। अपर सरफेस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? एक्स है। ठीक है, तो ये कितने एंगल से डिस्टॉर्ट हुआ? थीटा एंगल से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा? एक्स बाई एल। थीटा इक्वल टू क्या होगा? एक्स बाई एल। अब ये थीटा क्या है? शियर स्ट्रेन है। ये क्या है? शियर स्ट्रेन। अच्छा, अब हम देखें कि ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि फ्लूइड मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कितना मिल जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या बता रहा है? ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज इन शियर स्ट्रेन। ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज इन शियर स्ट्रेन। और वो किसके इक्वल है? आपको देख के लगेगा भाई ये dx अपॉन dt है क्या? dx अपॉन dt ही तो वेलोसिटी है ना? dx अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी। और ये l क्या है? दोनों जो भी सरफेसेस मूव कर रहा है उनके बीच का सेपरेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट को। तो ये d थीटा अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी d थीटा अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और इसको क्या कहेंगे हम? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बात करें ईटा की, ठीक है, तो ये जो ईटा है ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न ही फोर्स पे डिपेंड, सॉरी न ही फोर्स पे डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है, न ही एरिया पे डिपेंड करेगा, और न ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो ईटा है ना ही एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, ना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ईटा किस पे डिपेंड करेगा? ईटा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे। ईटा किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड पे। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर एक पानी फ्लो करता है, ठीक है, तो उसका फ्लो ज्यादा है, लेकिन अगर वही एक शहद फ्लो कर रहा है, अगर आप किसी सरफेस पे शहद गिरा दो, ठीक है, तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा? पानी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। अगर हम पानी को देखें और उसको देखें तो ठीक है, उसका फ्लो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा। भले आप सेम फोर्स लगाओ, सेम सरफेस पे उनको गिरा दो, सबका सब सेम रखो, लेकिन उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा। और पानी की विस्कोसिटी क्या है? कम। मतलब ये जो विस्कोसिटी है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ फ्लूइड पे। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं एरिया पे डिपेंड करेगा और नहीं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ ईटा ओनली डिपेंड्स ऑन, ईटा डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड। किस पे डिपेंड करेगा? फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करेगा। बहुत अच्छी। एक बात और जान लो भाई, एक बात हमें ये पता चल गई कि नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करें लिक्विड्स की, अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो फॉर लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड के लिए क्या होता है? जो भी ईटा होता है, कहने का मतलब ये है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/रूट टी के। टी क्या है? टेम्परेचर। क्या है ये? टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतने ही कम होगा। समझ में आ रहा है? मतलब उतना ही कम रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? टी पे। अच्छा, अगर हम बात करें गैसेस के लिए, जैसे मान लो ना,
अगर तुम फ्लूइड को गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ्लूइड को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके पास कुछ थर्मल एनर्जी बढ़ गई ना उनकी, ठीक है, जो थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो उनकी जो भी फ्लो है, ठीक है, वो आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थर्मल एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फ्लो आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्लो आसान हो गया तो फिर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होती है, घट जाती है लिक्विड्स के केस में, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर गैसेस, अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ईटा गैस होगा वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी गैसेस है, ठीक है, जब आप गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो उनका मॉलिक्यूलर कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और फ्लो उतना स्मूथ नहीं रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि फ्लो उतना स्मूथ नहीं रहेगा जितना पहले था। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो ईटा की वैल्यू है वो क्या हो गई, बढ़ गई गैसेस के लिए, लेकिन लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने ईटा की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी में अगर हम बात करें एसआई यूनिट्स की, एसआई यूनिट्स की, ठीक है। अच्छा, ईटा के क्या इक्वेशन होता है, ईटा इक्वल्स टू होता है एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डीबी अपॉन डी वाई। यही होता है ना ईटा का इक्वेशन। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एफ का मतलब न्यूटन, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, इनटू ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल, क्या होता है, पास्कल, ठीक है। लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड इक्वल्स टू, अच्छा, इसको एक और यूनिट से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं डेकापॉइस। क्या बोलते हैं उसको, डेकापॉइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डेकापॉइस। समझ में आना, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट्स की, ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होंगे इसके, देखो न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट था डाइन, क्या होता है, डाइन, ये हो गया सेकेंड, और क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डेकापॉइस होता है ना, ठीक है, ये जो डेकापॉइस होता है वो होता है, इसकी जगह पे होता है पॉइस के इक्वल, कितना होता है, 1 पॉइस। समझ में या फिर हाँ लिख सकते हैं 1 पॉइस 1 पास्कल या 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1 इतना। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से है। यूनिट क्या होता है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और बात जान लो कि 1 डेकापॉइस जो होता है ना, पॉइस इक्वल्स टू कितना होता है, 10 पॉइस के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बता दिया और उसके यूनिट्स बता दिया, ठीक है। मैंने ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।